देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना, वो जो मैं आपको कह रहा था, सबर यहाँ पे मेरे सामने आया है। अच्छा, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैं बात कर रहा था ना, वो आप फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ भी लोगे सही सर, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू हैव टाइम, सो आप में भी आप मैप भी डिस्कस कर लें। मुस्कान, कौन सा मैप, क्या मैप की क्या बात है, आप जरा बताएं क्या कहना चाह रही हैं आप। ठीक है, ये आप बताएं, आप चैट में बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं मैप डिस्कस करने का। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, इसमें जो फेड्स जो थे, फेडरलिस्ट, ये लोग they tried to counter the criticism through a series of articles. As a result, Fed succeeded in securing favorable vote in all state conventions. ठीक है, जो एंटी फेड्स थे ना, वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, they failed to mobilize public opinion against the rectification, carried on a constant propaganda that the new government had been planned by a small group of ambitious men to exploit the common man. ठीक है ना, एंटी फेड्स उस वक्त इस कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज के बाद भी, मतलब वो लोग कुछ स्टेट्स उसमें इस तरह की थी कि वो लोग ये नहीं चाह रहे, ज्यादातर, ठीक है ना, मेजॉरिटी, ये जो है ना, ये रेक्टिफाई हो जाए सारे स्टेट से, ठीक है ना। लेकिन फेड्स ने ये किया कि उन लोगों ने और इन लोगों ने एक प्रोपोगेंडा शुरू कर लिया था। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लेके थे, इन लोगों ने क्या कहते हैं, कन्वेंशन बुलाते थे, लोगों को जा स्पीचेस वगैरह देते कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अच्छी है, ये वो करते कराते जो है ना, इन लोगों ने नो जो स्टेट्स जिनकी रेक्टिफिकेशन इनकी जरूरत थी इसको इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है ना, 13 में से 9 कॉलोनीज की इनको जरूरत थी, तो वो जो थी वो इनकी पूरी हो गई थी, करते कराते इनकी पूरी हो गई थी। 1791 तक जो है ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रेक्टिफाई भी हो गई थी, और दूसरा ये हो गया था कि 10 अमेंडमेंट्स भी हो गई थी। सर इफ यू डोंट माइंड, इफ यू हैव टाइम, तो आप मैप आप क्या डिस्कस करना चाह रही है, आप ये देखना चाह रही हैं कि कौन सी स्टेट्स बड़ी थी और कौन सी छोटी थी, आप ये देखना चाह रही हैं, आप क्या। नहीं सर, मैं ये नहीं देखना चाह रही। मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह मैप डिस्कस करें ना हमारे साथ, हमें उनके रीजन, मतलब जो कॉलोनीज बनी थी वो किस किस मतलब जगह से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक गई, फिर वो उन पे फर्दर कैसे मतलब उन्होंने और कॉलोनीज बनाई, फिर वो स्टेट बनी, मतलब ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा, ये इस तरह है कि ये आप अगर आपने पढ़ना है ना, तो ये आप जब वेस्टवर्ड मूवमेंट पढ़ेंगे ना, तो ये, और वो मैंने कहा है आप लोगों को, वेस्टवर्ड मूवमेंट आप लोगों ने जरूर पढ़नी है, ठीक है। इसका अगर आपको मैं भी मैप खोलूँ आप लोगों को समझाऊं, और मुझे खुद भी, मैंने क्योंकि वेस्टवर्ड मूवमेंट इस तरह पढ़ा हुआ नहीं है ना, मैंने कोई इस तरह खास मैप इस तरह देखे थे, सिर्फ थोड़े बहुत मैंने देखे थे, मुझे जनरल नॉलेज है उसके बारे में, लेकिन मुझे खास इतना पता नहीं है। या आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे आप जाके लिखें वेस्टवर्ड मूवमेंट का भी लिखें, और ये भी लिखें कि हाउ अमेरिका ग्रू फ्रॉम 13 स्टेट्स टू 50 स्टेट्स, ठीक है ना। वो सारी एक हिस्ट्री है उसके अंदर, वो आपका सारा बताएगा, ठीक है ना। कॉलोनाइजेशन के ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, ठीक है ना। वो जाके आप देखेंगे तो फिर आपको मैप का पता चल जाएगा। अभी मैं मैप खोलता हूँ और बताता हूँ तो ये चीज भी बीच में रह जाएगी, ठीक है ना। और वो आप खुद भी कर सकती हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकती हैं, ठीक ठीक है है ना। सर, थैंक यू, हाँ लेकिन ठीक, मैं अभी नहीं कह रही थी, चलें मतलब ठीक है, किसी फिर दिन फिर भी चलेगा। इस तरह थैंक यू। देख लेंगे, कोशिश करेंगे कि वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है ना, वो हम लोग एक साथ कर लें अगर, तो उसमें फिर हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है, तो एंटी फेड्स और फेड्स का तो अभी ये पूरा किस्सा है ना, ये फिर अभी एक बार फिर शुरू होता है। लेकिन ये जो यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, ये कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया का जो है, यहाँ पे तो तुम लोगों ने थोड़ा रेक्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसी एक रीड दे दो थोड़ा बहुत, उसके साथ एक दो पॉइंट्स लिख दो, ठीक है ना। अच्छा, द डिबेट ऑफ फेडरलिस्ट, रिपब्लिकन स्लैश कंजर्वेटिव्स एंड एंटी फेडरलिस्ट, जिनको डेमोक्रेट्स आजकल वो लिबरल्स कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो डेमोक्रेट्स और लिबरल्स है, और मैंने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैंने शायद उस वक्त शायद अपनी हेल्प के लिए लिखा था, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ और भी पढ़ रहा था, तो इसमें भी तुम लोग इस चीज को बिल्कुल साइड पे रख दो। ये जो डेमोक्रेट्स और लिबरल्स जो है ना, इसको भी साइड पे रख दो, रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव्स है इसको भी साइड पे रख दो, इसके ऊपर सोचना नहीं है। मेन काम जो है फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट कौन है? जो लोग के चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, और एंटी फेडरलिस्ट वो हैं जो कि स्टेट्स के पास जो है ना ज्यादा पावर चाहते हैं, ठीक है। अब जो है फेडरलिस्ट के बारे में देखो, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, एलिटिस्ट क्लास ऑफ द नॉर्थ,
Industrialists, larger states had more population, considered themselves superior. ठीक है, ये फेडरलिस्ट जो थे ना वो ये थे. अच्छा, एंटी फेड्स जो हैं वांटेड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स एंड वीकर सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्रारियन क्लास ऑफ द साउथ. ठीक है ना, मतलब ये जो एग्रारियन क्लास ऑफ द साउथ में जो कर ना, ये कोई आम जमींदार या फार्मर्स नहीं थे, ये भी ठीक ठाक, मतलब इनके बहुत वास्ट लैंड होते थे इनके पास, और मतलब इनकी बड़ी ठीक ठाक एग्रीकल्चर इनका वो होता था, मतलब लैंडलॉर्ड टाइप होते थे. ठीक है ना. पॉपुलेशन इंक्लूडेड स्लेव्स. ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स फेयर टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय दीज मैन. ये जो दीज मैन की बात करें ना, ये फेडरलिस्ट की बात हो रही है. ठीक है. अच्छा, पॉलिटिकल, अब इसमें हम देखते हैं ना कि मतलब इनमें जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस क्यों थे. ठीक है ना. तो पहले जो हम उसमें बात करें, उसमें हम बात करें पॉलिटिकल फिलॉसफी की, कि मतलब इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या चेंजेस थे. ठीक है. अच्छा, पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो मेन फेडरलिस्ट ये बात करते थे, फेडरलिस्ट हेल्ड फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, कॉमन पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल पॉलिटिकल पावर, इंटरेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन टू मेन ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको क्या, अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे. ठीक है ना, हमने एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप था. ठीक है, कि वो कह रहे थे कि बस मतलब अगर जो पॉलिटिकल पावर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन लोगों को करनी चाहिए जो कि मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, मतलब जो ये कहते हैं, और उनके पास जो प्रॉपर्टी है. ठीक है ना, मतलब उनके पास वेल्थ है. ठीक है, और मतलब अपने लिए वो इसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए और रूल करने के लिए, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए और रूल करने के लिए, मतलब वो लोग, उनकी ये फिलॉसफी थी कि वो लोग सिर्फ पॉलिटिकल पावर उनके पास होनी चाहिए और वो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन कर सके जो कि प्रिंसिपल वाले लोग हों और प्रॉपर्टी वाले लोग हों. ठीक है ना, कि मतलब अपने बारे में वो बात कर रहे थे कि मतलब हम एरिस्टोक्रेटिक क्लास हैं, कैपिटलिस्ट क्लास है, हमारे पास पैसे हैं, हम बड़े एथिक्स वाले लोग हैं. ठीक है ना, अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते थे. तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी ये थी कि सिर्फ हम लोग कॉम्पिटेंट हैं गवर्न करने के लिए. ठीक है. जो एंटी फेड्स थे वो ये कहते थे कि दे हैड फेथ इन द एबिलिटी ऑफ द कॉमन मैन टू रन द कंट्री. ठीक है, वर एप्रीहेंसिव ऑफ द डेंजर्स इनहेरेंट इन इंटरेस्टिंग द पावर टू एलीट ग्रुप, wanted to limit the authority of the government to protect the interests of the common people. ठीक है. अब जो एंटी फेड्स थे ना, वो कहते थे कि मतलब जो मुल्क है या गवर्नेंस जो है वो कोई भी कर सकता है और एक कॉमन मैन भी कर सकता है. वो इस बात से डर रहे थे कि अगर ये फेडरलिस्ट हैं, ये आ जाते हैं गवर्नमेंट में और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वीकर स्टेट्स होते हैं, तो उसके बाद जो है ना ये लोग वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, मतलब अपनी कमर्शलाइजेशन, अपने प्रोडक्शन के लिए, मतलब इन चीज़ों के लिए, अपने बिजनेस को फायदा देने के लिए है ना, वो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को यूज करेंगे और फिर उल्टा जो है हमारे साथ भी मतलब ज्यादतियां करेंगे. ठीक है ना. और वो लोग ये कहते थे कि मतलब ये जो उसके जो कॉमन पीपल, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स की जो बात होती है ना, उसके ऊपर मतलब वो उनका बहुत ज्यादा वो था कि मतलब जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो देने चाहिए. ठीक है. फिर जो है जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पे अगर हम लोग आ जाते हैं ना, तो फेडरलिस्ट ये कहते थे कि दे वांटेड द गवर्नमेंट टू गिव एवरी पॉसिबल प्रोटेक्शन एंड एनकरेजमेंट टू द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लासेस अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर टू ग्रांट सब्सिडीज एंड पास प्रोटेक्टिव टैरिफ्स. ठीक है. जब फेडरलिस्ट हुई बात है ना, वो लोग चाह रहे थे कि मतलब गवर्नमेंट जो है इसको इन लोगों को इनकरेज करे, इनको पॉसिबल प्रोटेक्शन दे. ठीक है ना, मतलब जो टैरिफ्स है ना प्रोटेक्टिव, अब ये मतलब वो है वो इकोनॉमिक टर्म्स हैं. ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स इस तरह हैं कि सब्सिडीज आप बिजनेस को देते हैं ना, तो उसमें आप उससे किसी किस्म के कोई टैक्स वगैरह जो हटा देते हैं. ठीक है, कोई टैक्स वगैरह हटा देते हैं, किसी किस्म की कोई उनको क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं. मराद देना. हाँ, मराद देना. ठीक है ना, उनको हेल्प करते हैं कि उनका जो बिजनेस जो है ना वो अच्छे से अच्छा हो सके. फिर टैरिफ्स वगैरह जो होती हैं, जो फॉरेन जो इम्पोर्ट्स होती हैं उनके खिलाफ. ठीक है ना, अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करना. तो ये सारी चीजें हैं ना, तो इसमें मतलब इकोनॉमिक आइडियोलॉजी फेडरलिस्ट की यही थी कि मतलब वो लोग वही बात जो देखे, जो एंटी फेड्स का जो पॉलिटिकल स्टांस है ना कि अपने आप को एक फायदा देंगे, तो वो वही था कि इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में फेडरलिस्ट जो हैं वो उनका यही था कि मतलब जो हुकूमत को चाहिए कि मतलब इंडस्ट्रीज और जो कमर्शलाइजेशन जो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा किया जाए. ठीक है ना, मतलब और इन्हीं का फायदा हो. ठीक है. जहाँ के एंटी फेड्स जो थे वो ये कह रहे थे अपोज द ग्रांट ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लासेस, stood for new laissez-faire policy which called the government intervention to check the concentration of wealth in hands of few people. ठीक है.
वो कह रहे थे असल में लेज़र फेयर पॉलिसी ये होती है ना कि मतलब गवर्नमेंट की लीस्ट इंटरवेंशन हो इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है ना, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब उन लोगों ने एक मार्केट को फ्री हैंड दिया हो, ठीक है। लेकिन जो फेडरलिस्ट वो ये चाह रहे थे कि मतलब इनकी मतलब उनकी इस किस्म की पॉलिसी हो ना हमारे लिए कि हो, ठीक है, मतलब वो उसकी लीस्ट इंटरवेंशन हो, लेकिन इंटरवेंशन इस किस्म की हो कि वो हमें सब्सिडीज दें, ठीक है, और पास प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, मतलब वो टैरिफ्स है ना, प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगा सकें। और एंटी फेड्स जो थे वो कह रहे थे कि ऐसी लेजर की पॉलिसी होनी चाहिए ना कि जिसमें गवर्नमेंट ये चेक कर सके कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना ये फ्यू हैंड्स में है ना एक्यूमुलेट हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो है ना इकोनॉमिक आइडियोलॉजी जो थी ना वो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट की वो ये थी। मतलब देखो जो शुरू में जो मैंने बात की हुई है ना सब कुछ इसी के इर्द गिर्द जो है ना रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वही बात है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट टू बेटर देमसेल्व्स, ठीक है, इफेक्टिव नेशनल डिफेंस एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना। तो फेड्स जो था वो उनका ये थी, ठीक है। एंटी फेड्स जो थे, एंटी फेडरलिस्ट जो थे वो ये समझते थे कि अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना तो दैट वुड बी कंट्रोल्ड बाय द प्रिविलेज क्लासेस, ठीक है ना। वो लोग ये चाहते थे कि स्टेट को जो है ना वो ज्यादा पावर मिले, ठीक है। स्टेट ही जो है ना वो ड्यूटीज क्या कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा सकें, ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है ना वो क्या कर सकते हैं रेगुलेट कर सकें, एंड कंपेल द स्टेट्स टू पे अप देयर ड्यू शेयर इन द फेडरल पूल, ठीक है ना। और वो लोग ये चाहते थे, सबर करो, फॉर मोर पावर टू द स्टेट। हाँ, और वो ये लोग कहते थे कि इस किस्म की इस गवर्नमेंट हो, मतलब इस किस्म की इफेक्टिव गवर्नमेंट हो कि वो लोग जो है ना बाकी स्टेट्स को ये कंपल कर सकें कि जितना उनका जो फेडरल मतलब उन लोगों ने जितना फंड देने हैं फेडरल पूल में जो उनका हक बनता है ना, इतनी पावर जरूर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो कंपेल कर सके कि आप उनका जो हक बनता है फेडरल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो मिले जरूर। लेकिन अब ये ना हो ना कि मतलब आप जो है बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर रहे हो स्टेट के साथ, ठीक है। तो ये जो था स्टेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ जाता। रिप्रेजेंटेशन टू कांग्रेस, फेडरलिस्ट चाहते थे कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती थी। एंटी फेड्स ये चाहते थे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन और टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स बाय द बिगर एंड मोर पावरफुल स्टेट्स, ठीक है ना। कि मतलब उनके पास एक प्रोटेक्शन हो, ठीक है, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी तो उनके पास एक क्या कहते हैं एक प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, जो बिल ऑफ राइट्स जो है, बिल ऑफ राइट्स जो है ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है ना, ये उसकी ये वो होते हैं, ठीक है। तो फेड्स जो हैं, फेड्स फेल्ट इट वुड सर्व नो यूजफुल पर्पस, no need to document essential rights of the individual as to the rights missed to be incorporated in the bill will deny individuals of it। अच्छा, जो फेडरलिस्ट जो थे ना वो कहते हैं कि बिल ऑफ राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी किस्म की जरूरत है ही नहीं। वो उनकी यह स्टांस से कहते हैं कि जब बिल ऑफ राइट्स में से अगर कोई किस्म का फंडामेंटल राइट मिस हो जाता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने से, तो फिर जो है ना मतलब किस बुनियाद के ऊपर जो है ना आप जाके मतलब कोर्ट में ये कह सकेंगे कि मतलब मेरा ये फंडामेंटल राइट है। तो वो कहते हैं कि बिल ऑफ राइट्स जो है उसको ऐड करते ही नहीं, बस हम लोगों को सारों को पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन एंटी फेड्स कह रहे थे कि मतलब इसके बिल ऑफ राइट्स में जो है ना, बिल ऑफ राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में है ना अलग से जगह होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सारों को पता हो, और नो हार्म इन गारंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द राइट्स वाज नीडेड टू लिमिट द पावर ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेशनल गवर्नमेंट जो है ना मतलब हम लोग कहते हैं ना कि मतलब डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, मतलब नेशनल गवर्नमेंट भी जो है किसी बंदे के मतलब इक्वालिटी या फ्रीडम को है ना वो ना कर सके, कर्ब ना कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए बिल ऑफ राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर जिस तरह मैंने रेक्टिफिकेशन की बात की, रेक्टिफिकेशन जो हुई थी, ठीक है, कि फेड्स जो थे वो उन्होंने जो है ना बड़े ठीक ठाक से, क्योंकि बड़े ठीक ठाक तरीके एंटी फेड्स जो थे उन्होंने इसके पीछे एक प्रोपोगेंडा शुरू किया होता कि बस ये कुछ एम्बिशियस मैन उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जिसके तहत जो है ना हम लोग को कंट्रोल करना चाहते हैं, कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो पब्लिक ओपिनियन है ना रेक्टिफिकेशन के खिलाफ उसको मोबिलाइज करने में वो लोग फेल हो गए थे। हालांकि जो फेड्स थे उन लोगों ने बड़े ठीक ठाक तरीके से स्पीचेस वगैरह करते थे, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए थे, मतलब पब्लिक ओपिनियन जो है ना उसको अपनी तरफ कर लिया था। और इसी वजह से फिर पब्लिक ओपिनियन की वजह से जो बन गया था ना, फिर एक प्रेशर आता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर, जिसकी वजह से और जो नो
रेक्टिफिकेशन हुई थी ना जो उनको पहली चाहिए थी वो हो गई थी। तो अब पूछो कि अगर इसमें फेड्स और एंटी फेड्स का जो किस्सा है, अगर इसमें तुम लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो फिर पूछ लो। नहीं सर, ये इजी है। इजी है? जी सर। अच्छा, मर्सेंटलिज्म की तरफ इमन आप चली गई हैं। अच्छा मर्सेंटलिज्म, अच्छा लेज़र जो होते हैं ना, हम उसको मोस्टली ये होते हैं ना, लेकिन जो इकोनॉमी होती है, ठीक है ना, किसी भी मुल्क की, ठीक है, अब ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ हर, जैसे आपने आईआर में थ्योरीज वगैरह पढ़ी हुई होती है ना, मर्सेंटलिज्म हम कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म को, ठीक है ना। मर्सेंटलिज्म शुरू तो यहाँ से हुई थी, वो सिल्वर से और गोल्ड से शुरू हुई थी, ठीक है ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकें, ठीक है। लेकिन जो मेन बात होती है मर्सेंटलिज्म में, उसमें जो है ना, क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, स्टेट के पास जो होती है ना पावर्स होती हैं, वो उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, ठीक है, हर चीज़ को, यहाँ तक कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इम्पोर्ट हो रहा है, हर एक चीज़ को है ना मर्सेंटलिज्म में जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड और कॉमर्स को और हर सारी की सारी चीज़ों का है ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसके ऊपर उन लोगों ने एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ होता है, ठीक है ना। और इसको हम इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जा सकता है, ठीक है, आईआर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। जो कि लेजिस्फेयर है ना, लेजिस्फेयर में हम ये कहते हैं कि लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, ठीक है, लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो। उससे ये हो कि आपने जो जितने किस्म का भी जो ट्रेड हो रहा है ना, उसको आपने मार्केट फिनोमेना के ऊपर छोड़ा हुआ हो, ठीक है ना। मार्केट फिनोमेना के ऊपर जब आप छोड़ते हैं ना, तो इसमें फिर जो इसमें एक बात आती है, गोल्डन हैंड उसे कहते हैं, गोल्डन हैंड अप्रोच शायद उसे कहते हैं, ठीक है, अभी मैं गलत ना हो रहा हूँ। गोल्डन हैंड अप्रोच वो पता नहीं अब इसका इसी तरह नाम है, मुझसे भूल है, ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो जो मार्केट फिनोमेना इस तरह हो जाता है ना कि सारी चीजें जो है ना आपस में, मतलब जितनी सप्लाई हो जितनी डिमांड हो ना, वो खुद ब खुद एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। अगर कि आपकी लेजिस्फेयर पॉलिसी हो, लेजिस्फेयर पॉलिसी का मतलब है लीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और मर्सेंटलिज्म जो है ना उसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा होती है, उसने हर चीज के ऊपर है ना अपना चेक और बैलेंस रखा हुआ है। तो जो मेन डिफरेंस है ना लेजिस्फेयर का, वो ये है कि लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन और मर्सेंटलिज्म में जो मेन डिफरेंस है ना, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, तो ये जो है ना, अच्छा और कोई सवाल? असल में मैंने खुद बहुत वक्त से जब से पेपर दिए हैं, मैंने पढ़ाई वगैरह इतनी मतलब उस किस्म की नहीं की हुई, तो मुझसे भी सारी चीज़ें खुद भी भूल गई हैं, तो इसलिए जो है ना थोड़ा फिर मुझे याद करने में थोड़ा मसला हो जाता है। लेकिन फिर मैं डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं आपको गलत बता दूँ। ये चीज़ें तभी मैंने फिर थोड़ा पढ़ी हैं, तो फिर ये मुझे थोड़ी वापस रिकॉल हो गई है ना, रिवाइज हो गई हैं, जो मैं आप लोगों के लिए जो ये नोट्स वगैरह जो वापस बना रहा था। अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल है ये फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के दरमियान से? नहीं सर। क्लियर है। ठीक है ना। अच्छा, इसको जरा तुम लोग ठीक ठाक तरीके से कर लो, ठीक है ना, क्योंकि देखो इस बार सवाल आए चेक्स और बैलेंसेस से, ठीक है ना। तो या तो सवाल आ सकता है, मतलब चेक्स और बैलेंसेस को भी हम पढ़ते हैं, वो भी ठीक ठाक तरीके से कर लेना, लेकिन इसको बहुत ज्यादा कर लेना, ठीक है। एक जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, डिफेक्ट्स वगैरह, ठीक है, एक ये, और इसको है ना, इसको बहुत ठीक ठाक तरीके से कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि बस चेक्स और बैलेंसेस की जब बात होगी तो फिर नंबर ही नहीं कहते ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा, जो वो पूछता होता है अक्सर, तो वो जो है ना इधर से अच्छा ये भी है फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इससे भी सवाल आता होता है, ठीक है। जब फीचर्स में जो है नंबर 1 रिटर्न है, इनेक्टेड है, ठीक है ना, इसमें कोई इतनी वो वाली बातें नहीं है, ठीक। अच्छा ये जो है हाँ अमेंडिंग मेथड जो है इसको तरह देख लेते हैं, ठीक है। रिटर्न है, इनेक्टेड है, प्रीमिएबल एंड 7 आर्टिकल्स ओनली, lays down the fundamental principles, left a good deal to be decided by the Congress, and its interpretation is entrusted to the courts. Also includes 27 formal amendments, constitutional laws passed by the Congress, and constitutional conventions and judicial decisions, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न है, इनेक्टेड है, एक प्रीमिएबल है, उसके टोटल तकरीबन 7 आर्टिकल्स है, तकरीबन कोई कितने अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंदर, 27 फॉर्मल अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास बाय द कांग्रेस वो भी उसका एक हिस्सा है, और जुडिशियल डिसीजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के थ्रू भी जो लॉज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, वो सब कुछ जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का और बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना, ये सब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, मतलब ये फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनी हुई है और मतलब क्या है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिजिड अमेंडिंग मेथड। उसका ये है ना कि इसको इसके दो तरीके हैं, एक अमेंड, सब्र करो अभी मैं अच्छा, 2/3 majority of both the houses of the Congress can propose an amendment to which 3/4 of the state legislature approval is required, ठीक है। amendment के लिए जो है 2/3 majority of both of the houses of the Congress can propose an amendment. amendment को propose करने के लिए दोनों houses की 2/3 majority की है ना जरूरत है, to which 3/4 of the state legislature's approval is requirement. आप एक अमेंडमेंट पहले प्रपोज करेंगे और उसको इफेक्ट में लाने के लिए जो है ना 3/4 जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है ना उसके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, 2/3 of the state legislature shall make a request to the Congress to convene a convention vested with a task to make such a proposal, ठीक है। ये प्रपोजल बनाने की बात हो रही है, ये प्रपोज अमेंडमेंट की बात हो रही है कि मतलब 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना वो कांग्रेस को क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक ऐसे कन्वेंशन की तश्कील दी जाए जिसके पास ये पावर हो कि मतलब वो जो है ना जो अमेंडमेंट का जो प्रपोजल है वो दे सके, ठीक है। इन सच अ केस अनदर कन्वेंशन with 3/4 majority shall amend the constitution, ठीक है। जब ऐसा एक कन्वेंशन जब बन जाता है फिर उसको प्रपोजल आ जाता है, प्रपोजल को फिर अमेंड करने के लिए नहीं है, फिर वापस एक ऐसा कन्वेंशन बनाना पड़ता है जिसकी 3/4 मेजॉरिटी जब मिलेगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ये इस किस्म का प्रोसेस है ना, और इस किस्म का प्रोसेस है कि मतलब वो जो अमेंडमेंट जो है ना उसको इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब कहाँ पे 2/3 बोथ हाउसेस कांग्रेस में अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और फिर 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर्स का उसका अप्रूव करना ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मतलब ये जो 2/3 मेजॉरिटी और जो 3/4 मेजॉरिटी इन लोगों ने इस किस्म की इसको अमेंडिंग मेथड रखा हुआ है ना इसका, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इसमें अमेंडमेंट लाना, ठीक है। अच्छा, यूजफुल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। A useful safeguard of a state's autonomy from the encroachment by the central government, ठीक है। स्टेट की autonomy के खिलाफ जो है ना ये एक बहुत बड़ा एक वो है क्या कहते हैं यूजफुल सेफगार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। और जो अमेंडिंग पीरियड है ना वो 7 ईयर्स है, ठीक है। तो ये 7 पीरियड जो है ना बहुत बड़ा टाइम है, तो अक्सर ऐसा होता है दैट इट कैन डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। इसमें अगर कोई सवाल है ना, अगर इसमें कुछ समझ ही नहीं आई तो यहाँ पे पूछ लो कि यहाँ पे क्लियर कर दो, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। और माजुमदार में इसका पूरा एक किस्सा लिखा हुआ है प्रबंध, ये असल मैंने मुझे लगता है शायद मैंने माजुमदार से नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने पढ़ा हुआ है उससे हाउ स्टेट्स आर गवर्न्ड से शायद मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ये शायद वहां से और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है मुझे लगता है ये वहीं से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। ये हाउ स्टेट्स आर गवर्न्ड मुझे लगता है ये वहां से मैंने किया हुआ है, माजुमदार से मैंने नहीं किया हुआ। सर आपको नहीं लगता इसमें आर्टिकल्स बहुत ज्यादा कम है? इसमें आर्टिकल्स बहुत ज्यादा कम है ना, आर्टिकल्स इसमें बहुत ज्यादा कम है, और जो कम होने की और फॉर्मल अमेंडमेंट्स की जो है ना अभी तक देखें मतलब कब से इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है अभी तक उसमें सिर्फ 27 फॉर्मल अमेंडमेंट्स हैं, कुछ जो लॉज पास किए गए कांग्रेस से, ठीक है ना, तो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन से, ठीक है ना, जो कि कन्वेंशन ये लोग बनाते हैं, और जो जुडिशियल डिसीजंस जो हैं तो मतलब वो है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत ज्यादा मतलब इसको कहा जाता है। इस बार पता नहीं कोई एक वो भी आया था इस बार हमारे लिए एमसीक्यू था कि व्हाट इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने पता नहीं बड़े अजीब अजीब वो दिए थे, हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन, सैड कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ इस किस्म की उसमें ऑप्शन दी थी, तो फिर उसमें मैंने बेस्ट जो है ना वो सिलेक्ट किया था। तो ये जो है क्या कहते हैं ये सिस्टम है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मसला नहीं है रिजिड अमेंडिंग मेथड में, इसकी समझ आ गई तुम लोगों को?
जी सर, आ गई है। सर मैं जी बताऊं सर कि मैं मतलब सर मैं सही समझी हूँ इसे या नहीं समझी। हाँ हाँ हाँ, सर बोलो बोलो। सर इसका मतलब है कि कांग्रेस से अगर मतलब इसको हम लेना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, हम्म कांग्रेस से हमारे पास जो भी बिल पास होगा ना, तो हम्म उसके लिए वो सूबाई असम्बली, अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स को ले लेना, तो हम्म वहाँ के जितने भी सूबाई असम्बलीज है या स्टेट लेजिस्लेचर्स है, वहाँ से सारों का ना वो तकरीबन 50 है आजकल ना सर, हम्म उसका थर्ड पोर्शन मतलब 3/4 वहाँ से हम्म अप्रूवल देंगे, देन ही वो ये अप्लाई होगा। तब नाइला नाइला ऐसा है। लॉस की बात, ये उसकी अमेंडमेंट की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, जहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। लॉस तो पास जी हो जाते हैं कांग्रेस से, उसका तो अपना कोई तरीकेकार होगा, ठीक है, उसका कोई अपनी वो होगी। ये सही सिर्फ सही। अमेंडमेंट की बात हो रही है, ठीक है। चक्कर आगे बोले। सर सही है, और फिर रिवर्स में भी ऐसे ही होगा कि अगर हाँ, वो सूबाई असम्बलीज अब अगर फिर वो अगर, करना चाहे हाँ, देन। अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स करना चाहते हैं तो 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे कांग्रेस को कि आप एक कन्वेंशन बनाएं, ठीक है। वो कन्वेंशन जो है फिर प्रपोजल देगा, और फिर प्रपोजल देने के बाद जो है ना, फिर एक और कन्वेंशन जो है वो बनाया जाएगा, जिसकी 3/4 मेजोरिटी चाहिए होगी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ठीक है। सही है तो ये सर। सारी बात, ये जी सिर्फ सर। लॉज पास करने की बात नहीं, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात हो रही है, ठीक है। जी सर, समझ आ गई। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर जो है ना, जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सर, और लॉस पास करने के लिए सर, नहीं, फिर देखें, लॉज तो जो है स्टेट लॉज जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो नेशनल लॉज जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो उनका इसमें इसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। वो जो अब आप पढ़ेंगे ना, मतलब उसकी वर्किंग जब आप पढ़ेंगे, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। वो मैंने शायद उसके अंदर लिखा भी, जो मेथडोलॉजी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, ठीक है ना। तो वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शायद वो लोग वो चीज़ें जो है ना, शायद आप लोगों ने, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। लॉज जो पास होते हैं उसको साइड पे रखें, उसके ऊपर आप लोगों ने अभी इतना नहीं सोचना। आप लोगों का जो मेन काम है ना यहाँ पे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते वक्त नहीं, उसका तरीकेकार जो है वो ये है, ठीक है। जी सर। अच्छा अच्छा, बेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स हैविंग ऑटोनोमस पावर्स, ठीक है। अभी भी जो है क्या कहते हैं, स्टेट्स के पास जो है ना ऑटोनोमस पावर्स हैं, स्पेसिफिक पावर्स ऑफ द सेंटर कैन नॉट इंटरवीन इन स्टेट अफेयर। सेंटर जो है स्टेट अफेयर्स में इंटरवीन नहीं कर सकता। अनडिफाइंड एंड रेजिडुअल पावर्स असाइंड टू द स्टेट, मतलब अभी भी अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट्स को बहुत ज़्यादा पावर दी गई हैं, लेकिन सेंटर को वो स्पेसिफिक पावर्स दी गई है ना, कि जिसके तहत वो है ना इफेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। मतलब उसकी जो अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, मतलब उसको फिर उसको 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 स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं। अभी हम नीचे जाके पढ़ेंगे कि क्या पावर्स हैं, चेक्स और बैलेंसेस वगैरह के हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें आता है एक सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर खुद से भी सवाल आता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका भी ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में ये है ना, टू सेफगार्ड द लिबर्टी ऑफ द पीपल एंड चेक डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म हम कहते हैं एब्सोल्यूट पावर के, एब्सोल्यूट पावर ना तो स्टेट के पास हो और ना वो क्या कहते हैं उसके पास हो, क्या कहते हैं सेंटर के पास हो, ठीक है। Executive authority with the president and not responsible for legislating or to the legislature. जो प्रेसिडेंट जो है ना, उसका लॉस पास करने के साथ किसी किस्म का कोई काम भी नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ठीक है। और ना उसका कोई कांग्रेस के साथ कोई काम है, ठीक है। लेजिस्लेचर के साथ उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कांग्रेस टू लेजिस्लेट एंड सेनेट टू पास लॉज। कांग्रेस का काम ये है, ठीक है, कि उसने लेजिस्लेटिंग करनी है, और सेनेट का काम ये है कि उसने लॉज पास करनी है। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, कांग्रेस ने लेजिस्लेट करना है, ठीक, और सेनेट ने लॉस पास करने हैं। और जो जुडिशियल पावर्स जो है ना, वो फेडरल कोर्ट्स के पास हैं, ठीक है ना। जो भी उनका सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है ना, जो भी उनका जो सबसे जो एपिक्स कोर्ट जो है उनका, ठीक है ना, जुडिशियल पावर्स जो हैं सिर्फ उनके पास हैं, ठीक है, फैसले करने का जो। सर जी जी। सर कांग्रेस में हमारे पास सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों नहीं आते हैं। तो दोनों आते हैं ना। सर आपने यहाँ से थोड़ा डिस्टिंग्विश किया है, तो दैट्स व्हाई मुझे वो मसला हुआ कि
Congress to legislate and Senate to pass laws. हाँ, तो मतलब कांग्रेस आप वो इस तरह लें कि वो क्या कहते हैं लोअर हाउस ले लें, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेजिस्लेट करने और लॉस तो जो होते हैं मतलब पहले वहाँ पे बिल बनते हैं, फिर वो बिल जो है सेनेट में आते हैं, सेनेट फिर उसके ऊपर बहस होती है, वहाँ पे बहस के बाद जो है ना क्या कहते हैं लॉस पास किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है तो ये इस तरह है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। अब चेक्स एंड बैलेंसेस जो है अब ये भी कर लो, इस बार तो इससे सवाल आया था, अब एग्जामिनर का कुछ पता नहीं चलता, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करते, हो सकते हैं इस बार वो फिर से सवाल ले दे, तो आप लोगों को ऑन द सेफ साइड इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको देख लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट के ऊपर क्या चेक्स हैं, ठीक है। जो इनका सुप्रीम कोर्ट है ना, वो किसी भी किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट किसी भी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट इनका जो एपेक्स कोर्ट है ना, उसके पास ये पावर है कि वो इस लॉ जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसने पास किए ना उसको नल एंड वाइड कर सके, उसको कह सके कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। और फिर सेनेट की पावर, जो सेनेट का जो चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो ये है कि सेनेट शेयर्स द पावर ऑफ फेडरल अपॉइंटमेंट्स एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रीटीज, 2/3 majority of the ratification of treaties in Senate, check on internal administration and external policy। मतलब देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसने जो है ना मतलब उसके पास पावर होती है कि मतलब वो ट्रीटीज वगैरह जो है ना वो साइन कर सके, वॉर डिक्लेयर कर सके, पीस कंक्लूड कर सके, ठीक है ना। लेकिन ये जो पावर जो है ना उस वो जो है ना उसके चेक ये है कि पहले तो जो फेडरल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, मतलब जितनी भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, उसमें उसने सेनेट को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है उसको, एक बात। दूसरी बात ये कि 2/3 मतलब उसके साथ वो क्या कहते हैं सलाह करके जो है ना फेडरल अपॉइंटमेंट करनी होती है प्रेसिडेंट ने हर किस्म की, इसमें आपके जजेस भी आते हैं, इसमें जितनी भी फेडरल अपॉइंटमेंट्स हो रही है ना उसमें सबकी बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज होनी है ना, क्या कहते हैं जो भी मतलब ट्रीटीज जो प्रेसिडेंट साइन करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक है ना, तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी जो है ना वो सेनेट से प्रेसिडेंट को जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट जो है एक ट्रीटी साइन करना चाहते हैं लेकिन अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी जो है सेनेट में नहीं मिलती है ना, तो फिर जो है ना वो उसको क्या कहते हैं ट्रीटी को जो है ना क्या कहते हैं साइन नहीं कर सकते किसी भी कंट्री के साथ, ठीक है। तो ये फिर एक है ना इस तरह सेनेट जो है ना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक चेक उसका आया हुआ प्रेसिडेंट के ऊपर, और जो उनकी प्रेसिडेंट की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी सेनेट का एक शेयर है और एक चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये जो दो चेक्स है ना ये प्रेसिडेंट के ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट के और सेनेट के। अच्छा, इसके बाद अच्छा लेस देन अ मिनट रह गया, चलो ये मैं सेव करता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद एक और बनाओ, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। जी सर।